सो हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर। और आज हम लोग तुम्हारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 लेके आ चुके हैं, हाँ कि ना। और तुम्हें पता है ये चैप्टर बड़ा प्यारा चैप्टर है भाई, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन तुम्हारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेशुमार इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़े सारे क्वेश्चन तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से निकाले जाते हैं। आज इस चैप्टर की बड़ी प्यारी सी शुरुआत करते हैं। तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि करंट किस बला का नाम है, तो तुम लोग कहोगे करंट माने बिजली, जो हम लोगों को फील होती है। हम लोगों को बिजली लगती है जब कभी भी हम लोग किसी स्विच बोर्ड में उंगली दे देंगे तो भैया हमारे को करंट लगेगा ना। असलियत में करंट इसे कहते नहीं, लोगों का मिसकंसेप्शन है कि करंट इसे कहते हैं। करंट माने बिजली, करंट माने इलेक्ट्रिसिटी ना। करंट माने इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या? फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन। जब कभी भी कोई चीज किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है तो हम लोग उस चीज को क्या कहते हैं? हम लोग उस चीज को कहते हैं करंट। जैसे एग्जांपल, तुम लोगों ने वाटर करंट देखा होगा, हाँ कि ना। वाटर करंट्स के बारे में सुना होगा, वाटर करंट्स होते हैं। वाटर करंट, करंट माने वाटर की बिजली नहीं। वाटर करंट का मतलब क्या है? कि पानी का किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना। अगर तुम लोगों ने एयर करंट्स के बारे में सुना हो तो तुम लोग होशियार हो। एयर करंट्स का मतलब क्या है? एयर करंट्स का मतलब है कि हवा का किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना। करंट असलियत में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। सबसे पहले तुम अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन निकाल दो। तुम इससे पहले जितने भी 2 चैप्टर्स अपनी बुक के अंदर पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों के दोनों हमारे किसके पार्ट होते हैं? ये दोनों के दोनों पार्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? कि यहाँ पे हम लोग चार्जेस की जितनी भी स्टडी करते थे, तब चार्ज हमारे पास कहाँ होता था? तब चार्ज हमारे पास होता था रेस्ट में। किसमें? रेस्ट में। और अब जो हमारे पास ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली ब्रांच निकल के आई है, यहां पर हमारे पास चार्ज क्या करने लग जाता है? हमारे पास चार्ज किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करने लग जाता है, जिस वजह से हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। जैसे वाटर करंट मतलब वाटर का किसी सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होना, एयर करंट मतलब किसी एयर का सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होना, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना। मैं तुम्हें इस चैप्टर के अंदर इतनी प्यारी फील दिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे को प्रूव कर दूंगा कि असलियत में इलेक्ट्रिक करंट जैसी, इलेक्ट्रिसिटी जैसी, जो तुम सोचते हो कि असलियत में इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी कोई नई चीज नहीं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट, अब हमारे पास आ चुका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट। किसका पार्ट? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। यहाँ पे चार्जेस अब क्या करने लग जाएंगे? अब यहाँ पे चार्जेस मूव करने लग जाएंगे। चार्जेस मूव करते हैं, मूव करने के टाइम पे करंट बनता है। और ये सारी छोटी छोटी बातें, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को पढ़ने हैं। जो ब्रांच हम लोग चालू कर रहे हैं, वो ब्रांच हमारे पास कौन सी ब्रांच है? वो ब्रांच हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तुम्हारा चैप्टर नंबर 3, करंट क्या होता है? करंट फॉर एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनी बॉडी। जब कभी भी कोई सी बॉडी किसी एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करती है, तो मैं क्या बोलता हूं कि वो क्या है? वो करंट है। जैसे हमारे पास व्हेन अ बॉडी फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ करंट, सच एज वाटर करंट एंड एयर करंट। जैसे वाटर करंट्स होते हैं, वाटर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, एयर करंट्स होते हैं, एयर एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही क्या होता है? सारे के सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करना। छी 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 छी। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग सोचते होगे कि इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज होती है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तुम लोग डेली लाइफ में जहां तुम बैठ करके अभी पढ़ रहे हो, तुम इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या करते होगे? तुम्हारे आसपास कोई बल्ब, कोई लाइट जल रही होगी, हाँ कि ना। कोई कोई बच्चा लालटेन, हम तो लालटेन में पढ़ते थे। हम लोगों का बचपन बड़ी गरीबी में, अब तो यार सबके घर पे लाइट होती है, हाँ कि ना। तुम्हारे घर पे क्या होगी? तुम्हारे घर पे होगा लाइट बल्ब। क्या होगा? लाइट बल्ब। तुम लोग 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे। मैं तुम्हारे को ना इलेक्ट्रिसिटी की फील देना चाहता हूँ ढंग से। तुम लोग लाइट बल्ब के बारे में जानते हो, हाँ कि ना। अब लाइट बल्ब जलता कैसे तुम्हें पता है? ये हमारे पास बल्ब, और बल्ब के नीचे हमारे पास क्या होता है? ये बल्ब नीचे से बंद होता है, यहाँ से 2 वायर आ रही होती है, और इसके बीच में हम लोगों ने एक हीटिंग एलिमेंट लगा रखा होता है, जो हमारे पास किसका होता है? हमारे पास होता है टंगस्टन का। टंगस्टन स्पेलिंग पे ध्यान तुम लोग नहीं दोगे। इंग्लिश पढ़ने आए हो, फिजिक्स पढ़ने आए हो, हाँ कि ना। अब तुम्हें पता है क्या होता है जब कभी भी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आता है? इलेक्ट्रिक करंट आता नहीं, असलियत में यहाँ पे क्या फ्लो होते आ रहे हैं? यहाँ पे चार्जेस फ्लो होते आ रहे हैं। और जैसे ही चार्जेस इस जंक्शन से पास होने की कोशिश करते हैं, तो चार्जेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते एटम से टकराते हैं और बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं, जिस वजह से बल्ब ग्लो करता है, हाँ कि ना। तुम्हारे आसपास जोन से भी लाइट जल रही है, वो किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं जल रही,
वो तुम्हारे को लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज होती है, लेकिन असलियत में इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से ही क्या होता है, असलियत में वो बल्ब ग्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई चीज नहीं होती। इलेक्ट्रिक करंट कोई बहुत नई चीज नहीं है, कोई नई नहीं है, बिजली जैसी कोई नई चीज नहीं है जो हमारी धरती पे एग्जिस्ट करती है, नहीं। हमने क्या बोला, हमने बोला फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो करने की कंडीशन को ही हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट। जब कभी भी चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी कंडीशन को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, उसी कंडीशन को हम लोगों ने नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कोई दिक्कत छी आया नहीं आया समझ में, बहुत ईजी है कि नहीं। अब तुम देखो, जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे को एग्जांपल देता हूं, मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास दो वायर है, ये मेरे पास वायर 1 और ये मेरे पास वायर 2। क्या कोई दिक्कत, मैं बोलता हूं वायर 1 के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है 20 कूलम का, और वायर 2 के अंदर हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है 200 कूलम का। चार्जेस ही तो फ्लो करेंगे, हाँ कि ना, और चार्जेस की फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट बनता है। मैंने बोला मेरे पास एक वायर जिसके अंदर 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, और मेरे पास एक वायर जिसके अंदर 200 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। अब मैं तुमसे बहुत छोटी सी चीज पूछूं कि दोनों वायर में से करंट किसके अंदर ज्यादा होगा, तो तुम लाजमी सी कहोगे अरे भैया Q2 वाली वायर के अंदर करंट ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे चार्जेस ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तुमने कुछ गलत नहीं बोला। यहां से हम लोगों को पता लगता है कि जितना ज्यादा हमारे पास चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा ही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा, हाँ कि ना। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या, एक फैक्टर और है जिसके ऊपर ये चार्ज का फ्लो हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। मैं तुम्हें बोलता हूं कि मान लो ये जो पूरा 20 कूलम का चार्ज है, इसको फ्लो होने में टाइम लगता है 2 सेकंड का, और ये 200 कूलम के चार्ज को फ्लो होने में टाइम लगता है 200 सेकंड का। अब बताओ, अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट किसके अंदर ज्यादा। अब तुम कहोगे अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, तुम कहोगे कहीं ना कहीं यहां पर चार्ज ज्यादा फ्लो कर रहा होगा। कैसे, यहां पर अगर मैं देखूं 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तुम खुद सोचो, 20 कूलम 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है, या 2 सेकंड में 20 कूलम कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1 सेकंड में 10 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। सही बात है कि नहीं। और यहां पर 200 सेकंड में 200 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहां पे 1 सेकंड में कितना कूलम का चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम का चार्ज। कैसे निकाला भैया, दोनों को डिवाइड कर दो, हाँ कि ना। तुम देखो 200 अपॉन में 200, क्या आ गया आंसर हमारे पास, 1 कूलम इन 1 सेकंड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 20 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है, आ गया 10 कूलम इन 1 सेकंड। क्या मैंने कुछ गलत कहा। अब तुम देखोगे कहीं ना कहीं जो चार्ज फ्लो करने की स्पीड है वो किसके अंदर ज्यादा है, वो फर्स्ट वाली वायर के अंदर ज्यादा है। भले ही तुम्हारे को दिख रहा है वहां पे चार्ज कम फ्लो कर रहा है, लेकिन वहां पे टाइम भी तो कम है, हाँ कि ना, वहां पे टाइम भी तो कम है। ये जितना भी हमारे पास चार्ज है 20 कूलम का, वो सिर्फ 2 सेकंड में फ्लो हो जा रहा है। यहाँ पे 200 कूलम का चार्ज भले ही फ्लो हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम भी तो 200 सेकंड का लग रहा है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओ भैया हम तो कंफ्यूज हो गए। तुम पता है क्या, देखो तुम बस ये देख लो कि 1 यूनिट टाइम 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पे 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ज का फ्लो ज्यादा, और जिसमें चार्ज का फ्लो ज्यादा उसके अंदर करंट ज्यादा। क्या कोई दिक्कत। हम लोग डिफाइन नहीं करंट को, मैं तुम्हारे को 2 डेफिनेशन लिखवाऊंगा करंट की। करंट की 2 डेफिनेशन लिखेंगे। करंट की सबसे पहली डेफिनेशन होती है हमारे पास द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current, is known as electric current। कितना चार्ज हमारा फ्लो करता है इन अ पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, हाँ कि ना। अब देखो हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब कभी भी रेट की बात आ जाती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। रेट का मतलब यही है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। और अभी हम लोग देख के आए कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, बस यही करंट डिपेंड नहीं करता, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है ये भी डिपेंड करता है। सही बात है कि नहीं। दूसरी डेफिनेशन देखोगे तुम्हारे उसकी फील निकल के आई। दूसरी डेफिनेशन हमारे को क्या कहती है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। क्या बोला मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं, बस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जो कितने टाइम में फ्लो करता है, 1 यूनिट टाइम में। मतलब 1 सेकंड में कितना फ्लो कर जा रहा है चार्ज, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक वायर थी जिसके अंदर से 20 कूलम का चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर जा रहा था, तो यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करेगा। यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास करंट है। करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 10 एम्पियर।
करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। तुम खुद सोचो 20 अपॉन में 2, चार्ज अपॉन में टाइम, 20 अपॉन में 2 कितना आ गया, 10 आ गया। करंट हमारे पास 10 एम्पियर हो, 10 एम्पियर का मतलब ही क्या है कि 10 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाए। आई तुम लोगों को फील निकल के आई, फील निकल के। मैंने क्या बोला, मैंने बोला करंट कोई नई चीज नहीं है, पहले से समझाता रहा हूं, करंट कोई नई चीज नहीं है। करंट फ्लो ऑफ चार्ज ही है, अमाउंट ऑफ चार्ज ही है, जो एक यूनिट टाइम में क्या करता है, एक कंडक्टर से एक एंड से निकल के दूसरे एंड तक चला जाता है। क्या कोई दिक्कत? मैं बोलूं तुम्हारे को करंट मेरे पास कितना, मैं तुम्हारे को बोलूं करंट मेरे पास 100 एम्पियर का, 100 एम्पियर के करंट का मतलब ही क्या है, 100 एम्पियर के करंट का मतलब ही है कि हमारे पास 100 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाता है। मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास करंट 10,000 एम्पियर का है, तो इसका मतलब क्या है कि 10,000 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाता है। क्या कोई दिक्कत? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जो किसके अंदर फ्लो कर रहा है, जो 1 यूनिट टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है, मतलब 1 सेकंड के अंदर किसी भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। क्या कोई दिक्कत? बहुत ईजी है कि नहीं? यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमारे पास करंट की क्या रहती है, चार्ज की होनी चाहिए थी कूलम, टाइम की होनी चाहिए थी सेकंड, मिटा दे से, हाँ हाँ बिल्कुल मिटा देंगे। चार्ज की होनी चाहिए थी हमारे पास एस एंड कूलम, टाइम की होनी चाहिए थी सेकंड, कूलम पर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कूलम पर सेकंड को ही हम लोग कहते हैं एम्पेयर। क्या कहते हैं? एम्पेयर। क्या कोई दिक्कत? साइंटिस्टों के नाम पे रखी गई है। तुम भी बनाओ, तुम भी कोई यूनिट बनाओ, जैसे मैं यूनिट बनाऊंगा, अपनी एचआर। अगर मैं कोई बड़ी सा काम करूंगा तो मैं अपनी यूनिट क्या बनाऊंगा, अपनी यूनिट बनाऊंगा एचआर। 2 एचआर, 3 एचआर, 4 एचआर है। छोड़ो 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 छोड़ो। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि करंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, करंट हमारे पास वाटर भी होता है, एयर भी होता है। करंट इज नॉट ऑल अबाउट अ बिजली का झटका, करंट इज ऑल अबाउट इज अ फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस इन अ सिंगल डायरेक्शन। जब कभी भी कोई चीज किसी सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है तो वो करंट क्रिएट करती है, जैसे वाटर करंट हो गया, हमारे पास एयर करंट हो गया, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। वाटर करंट इज अ फ्लो ऑफ वाटर इन अ सिंगल डायरेक्शन, ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सिंगल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट जैसी कोई नई चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज ही है जो 1 यूनिट टाइम के अंदर बह जाता है। अमाउंट ऑफ चार्ज ही है वो जो 1 यूनिट टाइम के अंदर किसी भी कंडक्टर से क्या होता है, फ्लो करके निकल जाता है। क्या कोई दिक्कत? तुम खुद सोचो, 1 यूनिट टाइम के अंदर, 1 यूनिट टाइम के अंदर जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा हमारे पास करंट क्रिएट होगा। सही बात है कि नहीं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तुम्हारे को न्यूमेरिकल की अलग वीडियो देके जाऊंगा। आज सिर्फ तुम करंट के बेसिक ले लो और मैं तुम्हारे को करंट के इतने सारे छोटे छोटे बेसिक्स बताऊंगा जो तुम्हारे को आगे जाकर के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर भी काम आएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स में तुम्हारे को काम आएंगे। अभी हम लोग देखो, मैंने तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बताया, मैंने तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ करंट बताया और करंट का फॉर्मूला बताया, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। और करंट की फील निकाली है हम लोगों ने। हम लोगों ने पढ़ा कि करंट असलियत में करंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, करंट चार्ज ही है, फ्लो ऑफ चार्ज ही है जो 1 यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर के एक एंड से निकल के दूसरे एंड तक चला जाता है। खत्म। अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है 800 कूलम का, 800 कूलम का इन मान लो 40 सेकेंड्स, तो ये बता दो करंट क्या होगा। अब तुम देखोगे चार्ज कितना, 800 कूलम, टाइम देखोगे 40 सेकंड, तुम क्या करोगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला लगाओगे, क्यू की वैल्यू डालोगे 800 और टी की वैल्यू डालोगे 40, जीरो से जीरो काटोगे, तुम्हें पता है 4 4 4 4 4 4 4 4 40 40 20, हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं? 4 इंटू 20 4 टू 8 20, तुम्हारे पास करंट कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर। अब इस 20 एम्पियर का मतलब ही क्या है, मैंने तुम्हारे को फील दिया है 20 एम्पियर का मतलब ही यही है कि 20 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर जाता है। अब तुम खुद सोचो, अगर 1 सेकंड के अंदर 20 कूलम कर रहा है, अगर 1 सेकंड के अंदर 20 कूलम कर रहा है तो ये बताओ 10 सेकंड के अंदर कितना करेगा, 200 कूलम। और अगर 10 सेकंड के अंदर इतना कर रहा है तो ये समझ आओ 40 सेकंड के अंदर कितना करेगा, खुद बताओ, क्या 800 कूलम नहीं करेगा? लो, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने बोला कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है, इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसी चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज ऑन पर यूनिट, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 यूनिट टाइम में फ्लो हो जाता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय आई, डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब कभी भी चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। तुम कहोगे अरे मास्टर इतने सारे फॉर्मूला लिख दिए तूने, तो हमें तो बस एक ही पढ़ाया है दैट आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, हाँ कि ना? ये पढ़ा है, अभी धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे हम लोग। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो कि मेरा एक वायर है जिसके अंदर से कोई ना कोई क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, हाँ कि ना? मान लेते हैं कोई Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू मैं मान लेता हूँ T1। क्या कोई दिक्कत? अब जैसे जैसे मैं बैटरी को अपने सर्किट में कनेक्ट करता हूँ, अब तुम्हें पता है बैटरी कनेक्ट होते साथ ही पोटेंशियल बढ़ाती है।
तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, हाँ कि ना, मतलब एकदम से सडनली बढ़ जाता है, लेकिन तुम्हें पता है स्टार्टिंग में वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बैटरी लगाई और तुरंत ही हमारे पास 20 एम्पियर का करंट आ गया, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। हमारा करंट 0 एम्पियर से चालू होगा और कहां तक जाएगा, 20 एम्पियर तक जाएगा, धीरे धीरे ग्रो होगा बैटरी लगाने के बाद। सही बात है कि नहीं? इस केस के अंदर जो चार्जेस होते हैं उनका जो फ्लो है वो भी धीरे धीरे ग्रो होता है और टाइम जो है वो भी धीरे धीरे ग्रो। इस बीच में अगर मुझे कल को एवरेज करंट निकालना हो तो एवरेज करंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाता है, एवरेज करंट का फॉर्मूला मेरे पास हो जाता है चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन, कैसे निकालते हैं, Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। याद करो जब कभी भी किसी चीज का एवरेज देखना होता है तो एवरेज हमेशा दो टाइम इंटरवल्स के मिड में देखा जाता है, हाँ कि ना। फॉर अ टाइम इंटरवल, दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर मैं करंट मेजर करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई एवरेज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे तुम्हारे को बहुत ढंग से समझ में आएगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। और आई एवरेज निकालने के लिए कुछ कुछ बंदे एक, अब देखो अगर तुम्हारे को क्वेश्चन में Q और T दे रखा है तो तुम एवरेज निकालने के लिए Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1 बहुत इजीली लगा लोगे। अगर मान लो तुम्हारे को Q की जगह I दे दिया तो तुम आई एवरेज का एक फॉर्मूला और यूज करते हो, दैट इज इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। ए मास्टर ये कहां से आया, ये कहां से आया, हमें तो पता ही नहीं, हम अगर उसकी डेरिवेशन करवाओ, डेरिवेशन करवाते हैं, क्या करते हैं इसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन तो मैं तुम्हारे को इसकी थोड़ी देर में करवाऊंगा, इसको पेंडिंग में रख दो, डेरिवेशन गारंटी की बात है, इसकी डेरिवेशन में तुम्हारे को थोड़ी देर में करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आई एवरेज के दोनों फॉर्मूला समझ लो, दैट इज Q2 माइनस Q1 अपॉन में T2 माइनस T1 और इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी। इसकी डेरिवेशन अभी करवाऊंगा, किसी बच्चे के दिमाग में नहीं घुसा तो सीधा सीधा लिख ले, अभी समझाऊंगा। मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तुम अभी इसको लिख लो, इसकी गारंटी मैं डेरिवेशन अभी तुम्हें करवाऊंगा। अभी हम लोगों ने एवरेज करंट पढ़ लिया, एवरेज करंट के बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मुझे क्या करना हो, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो। और तुम्हें पता है जब कभी भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू आती है तो हम लोग चेंज बहुत छोटा ले लेते हैं, डेल्टा क्यू का हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या कोई दिक्कत, डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे तुम्हारे को जैसे मान लो क्यू की वैल्यू, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे मान लो क्यू की वैल्यू तुम्हारे को दे दी 2t² और बोला ये बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब तुम्हारे को पता है अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, हमारे को यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, वेरिएबल दे रखी है, टी की टर्म्स में दे रखी है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी अपॉन में डी टी, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 2t²। 2t² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 2t, 2 हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ गया, t² का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 2 इंटू टी। याद करो पावर क्या होती है, पावर बाहर आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाती है, 2 माइनस 1 1 बचेगा। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई 40। अब मुझसे करंट कहां पूछा गया, मुझसे करंट पूछा गया t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो i इज इक्वल टू 40, i इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 4 इंटू 2 आंसर हमारे पास आ गया 8 एम्पियर। ये जो 8 एम्पियर आया है, ये जो 8 एम्पियर करंट हम लोगों ने निकाला है, ये पूरा पूरा एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड में निकाला है, मतलब 2 सेकंड के ऊपर जो कंडक्टर के अंदर करंट होगा वो कितना होगा, 8 एम्पियर। That's why this value is known as instantaneous value because it is measured at a instant of time। एक instant of time के ऊपर, एक point of time के ऊपर मेजर करी जाती है वैल्यू, और point of time के ऊपर मेजर करी जाती है, that's why this is known as instantaneous current। बहुत सारा हो गया भैया, बहुत सारा हो गया, बहुत सारा हो गया। कैसे बहुत सारा हो गया, I is equals to Q by T पढ़ा, I is equals to अगर एवरेज निकालना हो हमारे पास, I average is equals to डेल्टा Q by डेल्टा T पढ़ा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी पड़ा, और आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी पड़ा। जो हमारे पास एवरेज होता है ये पॉइंट ऑफ, ये हमारे दो इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेजर करा जाता है, मतलब अगर हमारे को T1 से T2 तक जाना है तब उसके लिए मेजर करा जाएगा, ये हमारे पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर करा जाता है, और ये हमारे पास तो नॉर्मल करंट का फॉर्मूला है, इसकी ज्यादा जरूरत तुम्हारे को पड़ती नहीं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी की जरूरत बहुत बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब इन द सेंस ये समझो कि तुम इस फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मुलाज को ना अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से यूज करते हो। तुम्हारे को क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुमसे एवरेज करंट पूछ रहा है, तुमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, तुमसे नॉर्मल करंट पूछ रहा है, वैसे इसकी जरूरत इतनी ठीक ठाक ही पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती। क्या कोई दिक्कत, तुम्हें पता है क्वेश्चन कभी कभार कैसे घुमा देते हैं, तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेते हैं, तुम्हारे को बोल देते करंट इतना, टाइम इतना, ये बता दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब तुम खुद सोचो, इन सबको मिटा देते, क्या हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। तुम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, I इज इक्वल टू
अपॉन में टी। क्या मैं क्यू की जगह पे एन इंटू ई लिख सकता हूं? याद करो क्यू इज इक्वल टू एन ई, हाँ कि ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट। किसी भी बॉडी के ऊपर आने वाला जो नेट चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। अब यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू एन ई डाल देते हैं, आई की वैल्यू होती है, टी की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। सो इजी, सीधा सीधा हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे जाके बड़े सारे क्वेश्चन, बड़े सारे क्वेश्चन, सारे के सारे तुम्हें पता है क्या। और इस चैप्टर के अंदर सबसे एसेंशियल चीज यही है कि तुम साथ 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 फॉर्मूलाज लिखते जाओ, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत सारे आएंगे। बच्चा कंफ्यूज हो, माय गॉड इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद करूं? साथ 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 लिखते रहो। देखो इसलिए मैंने सारे फॉर्मूला साथ में लिख रखे हैं, हाँ कि ना। और देखो हम लोगों ने सब पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, सारे फॉर्मूला समझ लिए, हाँ कि ना। कोई दिक्कत? छी, कितनी इजीली समझ लिए। अब मैंने तुम्हारे को एक वादा किया था, और वो वादा क्या किया था कि मैं तुम्हारे को इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन डी टी का डेरिवेशन करवाऊंगा, हाँ कि ना। डेरिवेशन जरूरी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी भी नहीं है, पेपर में आती नहीं है। पर तुम समझो कि कैसे हो सकता है फॉर्मूला। मैंने तुम्हारे को इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बताया, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सही बात है कि नहीं? क्या कुछ गलत कहा मैंने? अब तुम खुद सोचो, क्या मैं dt को पहले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा dq इज इक्वल टू आई dt। मैं दोनों साइड पे क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओहो माय गॉड, इसके अंदर मैग्नेट माइक से चिपक गया, शिट। मैंने बोला, मैंने दोनों dt को पहले जाकर मल्टीप्लाई करा, आई dt dq इज इक्वल टू आई dt करा, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दिया, हाँ कि ना। अगर मैं एवरेज की वैल्यू देखूं तो मेरे पता है dq की वैल्यू जाती है q1 से q2 तक, और dt की वैल्यू जाती है मेरे पास t1 से t2 तक। क्या कोई दिक्कत? वैसे मुझे t1 से t2 तक की वैल्यू ऐसी तैसी माननी है। तुम खुद सोचो, अगर मैं dq का इंटीग्रेशन करूंगा तो तुम्हें पता है dq का इंटीग्रेशन क्या होता है? q, वैल्यू जा रही है q1 से q2 तक। भैया इसका इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, इसको इंटीग्रेशन को ऐसे ही छोड़ दूंगा, आई dt खाली छोड़ दूंगा, क्या कोई दिक्कत? अब तुम खुद सोचो, अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? q2 माइनस q1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई dt, और डेल्टा क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू, चेंज इन चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं? चेंज इन चार्ज को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन आई dt। ठीक है भाई, हमने तुम्हारी बात मान ली, तुम चेंज इन चार्ज को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन आई dt लिख सकते हो। अब याद करो, आई एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के आए थे? करंट एवरेज का, करंट का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डी। अब मैं डेल्टा क्यू को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा क्यू को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन आई dt। क्या मैं डेल्टा टी को भी इंटीग्रेशन dt नहीं लिख सकता? तुम कहोगे कैसे? तुम खुद सोचो, अगर t1 से t2 तक जा रही होगी तो t2 माइनस t1 ही आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेट करके, सही बात है कि नहीं? मैं डेल्टा टी को, चेंज इन टाइम को बहुत इजीली इंटीग्रेशन dt लिख सकता हूं। आ गया मेरे पास फॉर्मूला आई एवरेज का एक और, इंटीग्रेशन आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt। दोनों में अंतर क्या? ये तुम तब लगाओगे जब तुम्हारे को किसकी वैल्यू दे रखी हो? जब तुम्हारे को चार्ज की वैल्यू दे रखी हो। और ये तुम तब लगाओगे जब तुम्हारे को किसकी वैल्यू दे रखी हो? जब तुम्हारे को करंट की वैल्यू दे रखी हो। कहीं से मुश्किल? छी 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 छी, बस। और मैंने क्या बोला? मैंने तुम्हारे को बोला कि तुम्हारे को पेपर में इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हल्की सी भी इस डेरिवेशन की जरूरत तुम्हारे को पेपर के अंदर नहीं है। पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, तुम्हारे समझने के लिए बताई गई है। क्या कोई दिक्कत? फील निकल के आई तुम्हारे को इलेक्ट्रिक करंट की? एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, फाइंड कैसे करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। और डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में ना बड़ी तगड़े तरीके से बात करेंगे। मैं तुमसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो तुम लोग जानते हो जनरली किसके अंदर फ्लो करते हैं? जनरली फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। मेरे पास कोई कंडक्टर, मेरे पास कोई कंडक्टर, यस मेरे पास एक कंडक्टर है। मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, हाँ कि ना, एक मेटल रॉड है। अब इस मेटल रॉड के अंदर क्या होंगे? तुम्हें पता है मेटल रॉड कंडक्टर होने की खास बात क्या है? जितने भी कंडक्टर होते हैं, जितने भी मेटल रॉड होती है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ कि ना। हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। और सारे कंडक्टर्स के पास बहुत सारे, सो मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ कि ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं, सही बात है कि नहीं? और तुम ये पहले भी पढ़ के आ रखे हो, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं? एक बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाते हैं? मूव। तो ये क्या बोल दिया भैया, हमारे को तो समझ में नहीं आया। तो फिर ये सब छोड़ो, अभी धीरे धीरे समझेंगे। मैंने तुमसे बस बहुत छोटी सी चीज बोली कि मान लो कि मेरे पास अगर एक छोटी सी मेटल रॉड है जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट है, अभी भी इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्या मुझे इससे करंट लगता है? तुम कहोगे कैसे करंट लगेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहे होंगे। अभी फ्लो करने के लिए हमारे को तो पोटेंशियल देना पड़ता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल होगा जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, हाँ कि ना। बस छोटा सा सवाल ये कि जब तक इसके ऊपर कोई सी भी बैटरी मैंने नहीं लगा रखी, क्या इसके चार्जेस मूव करेंगे?
क्या इसके चार्जेस मूव करेंगे? तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों का सवाल जवाब क्या होगा कि नहीं भ्राताश्री, इनके चार्जेस मूव हमारे नहीं करेंगे। भ्राताश्री, भ्राताश्री माने बड़े भाई, बड़े भाई, तुम छोटे भाई मान लो, ठीक है, तुम छोटा भाई मान लो मुझे। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे हमारे इसके पास क्या है, इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी नहीं होगा तब तक हमारे चार्जेस मूव नहीं करेंगे। जनरल बात यही होनी चाहिए थी, जनरल बात यही होनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए तो कोई ना कोई बैटरी, कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल चाहिए। मैं तुमसे बोलूं व्हाट इफ अभी भी इसके इलेक्ट्रॉन्स अंदर अंदर मूव कर रहे होंगे, अभी भी इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास मोशन होगा। तुम कहोगे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? वो होगा हीट की वजह से। किसकी वजह से? हीट की वजह से। तुम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आसपास से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, आसपास से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अभी भी स्टिल ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, भले ही इनके पास बैटरी नहीं है। अगर बैटरी ना भी हो स्टिल हमारे चार्जेस क्या कर रहे होंगे, हमारे चार्जेस मूव कर रहे होंगे बाय द वेलोसिटी नोन एज थर्मल वेलोसिटी। चार्जेस के पास मोशन बिना बैटरी के भी रहता है, चार्जेस अभी भी स्टिल मूव कर रहे होंगे, अभी भी इसके चार्जेस के पास मोशन होगा, क्या ऐसे नहीं मूव कर रहे होंगे, आसपास की हीट एब्जॉर्ब करके मूव नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। पता है कितनी होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा हो गई, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई। और सोचो, तुम सोचोगे कि यार अगर हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मूव कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को करंट फील क्यों नहीं होता? हाँ कि ना? मैंने तुम्हारे को अभी बताया कि करंट हमेशा कब क्रिएट होता है, करंट हमेशा क्रिएट होता है जब कभी भी हमारे पास जो चार्जेस है वो किसी सिंगल डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो। हाँ कि ना? अभी यहाँ पर जो हमारे चार्जेस है, जो थर्मल वेलोसिटी की वजह से चार्जेस मोशन करते हैं, वो कैसा मोशन करते हैं? वो करते हैं रैंडम मोशन। कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल और द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल, कोई बैटरी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखी, तब भी हमारे चार्जेस क्या कर रहे होंगे, रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होंगे विद द वेलोसिटी ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस वेलोसिटी इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। स्टिल चार्जेस मूव करते हैं, पर चार्जेस मूव करते हैं फिर भी हमारे को करंट फील क्यों नहीं होता? मान लो इनकी सारी की वेलोसिटी को u1, u2, u3, u4, u5 बड़े सारे होंगे। हाँ कि ना? ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस पूरी वायर के अंदर, इस पूरे रॉड के अंदर क्या होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत सारी होगी। हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, गिरियो मत, नहीं गिरेगा, हम लोग क्या मान लेते हैं, इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है u1 प्लस u2 प्लस u3 सो ऑन करते करते un अपॉन में n। हमारे पास जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है 0 के। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों मास्टर, ये समझा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारी जो थर्मल वेलोसिटी है उस वजह से बड़े सारे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या, इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम मोशन। कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागा, ये इलेक्ट्रॉन कहां भागना चाहता है, इधर भागना चाहता है, कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन तो होगा जो बिल्कुल इसके अपोजिट भागेगा। हाँ कि ना? बड़े सारे n करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, करोड़ों तो बहुत छोटा नंबर बोल रहा हूँ, 10⁵25 इलेक्ट्रॉन्स इन पर मीटर क्यूब। अरे करोड़ों से बहुत बाहर निकल गया, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर 10⁵25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करोड़ों में पता है कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो होते हैं करोड़ों में? ओह माय गॉड, खैर छोड़ो, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, क्या तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा? पता मुझे, 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होते हैं। हाँ कि ना? सही बात है। तो ये को यार 7 जीरो, ये तो 25 जीरो चलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे के सारे इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सबके पास क्या होगा, रैंडम मोशन होगा, तो वो एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इनिशियली हर इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, लेकिन अगर मैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करूं तो वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाती है, 0। टोटल वेलोसिटी देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर भागा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, दोनों की नेगेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, मुझे करंट फील ही नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? करंट तो तब फील होगा ना जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी सिंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे। अभी तो सबके सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। मतलब इनिशियली हमारे कंडक्टर के पास क्या होता है, हमारे कंडक्टर के पास चार्जेस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं, रैंडम मोशन में करते हैं, रैंडम मोशन में करते हैं किस वजह से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से। फिर भी हमारे को करंट फील नहीं होता। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। क्या कोई दिक्कत? छी 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 छी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास वो जो वायर थी, उस वायर के अंदर एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल यानी एक बैटरी लगा देता हूं। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, पूरी बात। जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट करी, ये मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे खींचेगा, और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड से रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन को बोलेगा नेगेटिव चार्ज भाग जाओ, पॉजिटिव चार्ज बोलेगा आ जा, पॉजिटिव चार्ज बोलेगा आ जा। मतलब अब तुम खुद सोचो, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, और बैटरी की ना खास बात यही होती है,
बैटरी की खास बात यही होती है, बैटरी क्या करती है, अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करके पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा बनाती है और नेगेटिव पोटेंशियल बहुत कम बनाती है, ताकि बहुत इजीली क्या करे, बहुत इजीली पॉजिटिव पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे खींच ले। इसीलिए हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल को क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल कहते हैं, और नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कहते हैं, उसको हम लोग लो पोटेंशियल कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पे खींचा, नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड से रिपेल करा, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसी एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, मतलब अब सिंगल डायरेक्शन के अंदर खिसकने लग जाएंगे। और बहुत अच्छे से हम लोग इस कंसेप्ट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर पढ़ेंगे। बस अभी मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं, अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास आ चुका है एक डायरेक्शनल फ्लो। क्या आ चुका है? एक डायरेक्शनल फ्लो। और ये जो डायरेक्शनल फ्लो आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है? वो आ रहा है हमारे नेगेटिव टर्मिनल से। कौन से टर्मिनल पे? पॉजिटिव टर्मिनल पे। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पूरे कंडक्टर, वो कहां फ्लो करता है? वो फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तुम खुद सोचो, तुम कहोगे नेगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो। अरे नहीं भाई, तुम खुद सोचो, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव ही आएगा। तुम इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। क्या कोई दिक्कत? सही बात है कि अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग गए, अब हमारे पास क्या आना चाहिए? अब हमारे पास करंट आना चाहिए। और तुम लोग कहोगे हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा होता सब लिख रखा है, सब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 रखी है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन बट वी डू नॉट फील एनी इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज 0। जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, अब ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे, ओ ये देखो, जैसे ही मैंने पोटेंशियल लगाया, क्या पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? हाँ कि ना? क्या बनेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारे चार्जेस पे फोर्स लगाती है, जो इक्वल होता है Q इंटू E के। नहीं पढ़ रखा तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया, तुम वीडियो जाके देख सकते हो। क्या बोला गया कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो चार्ज के ऊपर क्या लगता है? चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है जो किसके इक्वल होता है? Q इंटू E के। अब चार्ज हमारे पास कौन सा? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा -E इंटू E। और जब फोर्स लगेगा तो वही डायरेक्शन के अंदर क्या करने लग जाएंगे? ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, खिसकने लग जाएंगे। और जैसे ही खिसकेंगे उनके पास डायरेक्शनल फ्लो आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या कोई दिक्कत? और करंट भी नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है करंट जो है ना, करंट सिर्फ अभी अभी डिस्कवर नहीं हुआ, करंट बहुत पहले का डिस्कवर हो रखा है। चार्जेस से कई सदी पहले डिस्कवर हो गया था। क्या कह रहा हूं मैं? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारे चार्जेस से कई टाइम पहले डिस्कवर हो गया था। और तुम्हें पता है पहले के लोगों ने जितनी भी थ्योरीज हमारे करंट को लेके बनानी थी, वो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव मान करके बना दी। अब तुम्हें पता है पहले के टाइम में ना डायरेक्शंस का जितना भी खेल खेला जाता था वो सब खेला जाता था वाइब के खेल पे। वाइब के खेल पे वो लोग डायरेक्शन मान लेते थे। अब तुम खुद सोचो तुम्हारे को क्या ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव जाना ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव जाना तुम्हारे को ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है? तुम लोग सोचोगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव होना हमारे को ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो यही सोच करके उन्होंने हमारे करंट की डायरेक्शन रख दी कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की साइड पर मूव होता है। क्या कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान से समझो, तुम इसको क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, तुम इसको ये भी लिख सकते हो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड पर फ्लो करता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तुम ऐसा भी लिख सकते हो करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम खुद सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करोगे? वैसे प्रोटॉन मूव नहीं करते, लेकिन अगर प्रोटॉन होते तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते। तो तुम करंट की डायरेक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। देखो 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 इन्हें, ये है उसकी बूंद। शी मानसू कितना गंदा बात है, तो कितना गंदा गाता है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक करंट की 4 डायरेक्शन लिख ली, 4 तरीके से, कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव होता है, इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव होता है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, या तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोटॉन की डायरेक्शन में मूव होता है। चारों तरीके से तुम्हारे को पता है, चारों का यूज आता है एक ही बात, है एक ही बात। पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाना, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाना या प्रोटॉन की डायरेक्शन में जाना, है चारों की चारों एक ही बात, बट तुम्हारे को चारों ही क्वेश्चंस करते हुए यूज। क्या कोई दिक्कत? ना।
लो 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 लो, ये भी लिख दिया हम लोगों ने, हाँ कि ना। इसमें वो नहीं लिख रखा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट वाला, हम लोगों ने बोला। और तुम्हें पता है इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोला जाता है। कन्वेंशनल का मतलब माने जाने वाली डायरेक्शन। क्या क्या पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूलास, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए हमने बोला इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, पर नेट थर्मल वेलोसिटी जीरो होती है, इसी वजह से चार्जेस बिना पोटेंशियल के मूव नहीं हो पाते। जैसे ही मैं इस रॉड के आसपास क्या लगाऊंगा, मैं इस रॉड के आसपास बैटरी लगा दूंगा, तो इसके आसपास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगी और चार्जेस एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, और करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, प्रोटॉन की डायरेक्शन में जाता है। क्या कोई दिक्कत? तुम्हारे को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पता लग गई। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माने जाने वाली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। साथ ही साथ तुम्हें पता है क्या, अब तुम्हारे पास सवाल आता है छोटी क्लासेस के अंदर, जिस बंदे ने वेक्टर ढंग से पढ़ा है उसको पता होगा कि ये बताओ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर होता है। स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्शन से कोई सा भी फर्क नहीं पड़ता। अरे मास्टर क्या बता रहे, कुछ कुछ बच्चे होते नहीं आता उन्हें, मैं देखता हूँ नहीं आता भाई, उन लोगों को पढ़ने से मतलब ही नहीं है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ाई होती कैसे, उन लोगों को ये नहीं पता होता स्केलर वेक्टर होते क्या। हमने तो क्लास 11 में साइंस ले ली थी, साइंस लेके हम लोग क्या कर रहे थे, साइंस लेके जी हम लोग तो पबजी खेल रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? वेक्टर कोई सी भी ऐसी चीज जिसको पास डायरेक्शन की नहीं होती, इसको जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। अब तुम खुद सोचो, हमारे इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, कैलकुलेट करते हैं ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से कितना है, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर। और हमारे इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। सही बात है कि नहीं? डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए वेक्टर ना, हमारा इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर होता नहीं। और छोटी क्लासेस से ना वेक्टर चालू कर देते हो, हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बिगिनर से बिगिनर, एडवांस एडवांस टीचर यही सबसे पहले बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टिल इट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते साथ भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों वेक्टर नहीं है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं बताऊं असलियत में ना वेक्टर वो नहीं, असलियत में वेक्टर वो नहीं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। असलियत में वेक्टर वो है जिस मतलब जो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाए। जैसे फोर्स, मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं अपनी पुष्पा रानी के लिए गिफ्ट लेके गया था, ये मैं गिफ्ट लेके गया था पुष्पा रानी के लिए, और मैंने क्या करा, पुष्पा रानी को बोला कि पुष्पा रानी ये गिफ्ट ले लो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। पुष्पा कह रही नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, उसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या ये बॉक्स कहीं मूव होगा? तुमने कहा नहीं। नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 0 हो गया। अब मैं बार बार ना पुष्पा को इंसिस्ट, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, तो क्या करती है पुष्पा, कहती है चलो कोई नहीं बाबू मैं तुम्हारा गिफ्ट ले लेती हूँ, मैंने अभी भी 10 न्यूटन का फोर्स यही लगा रहा हूँ। बस पुष्पा ने क्या चेंज कर दिया, पुष्पा ने अब अपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज करके 10 न्यूटन अपनी तरफ कर दी। उसने अपने फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा, उसने अपने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी 10 न्यूटन की। सही बात है कि नहीं? उसने अपनी तरफ लगा लिया। अब तुम देख पा रहे हो बॉक्स जो है वो नेट कहां मूव करेगा, यहाँ 20 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा। पर सेम चीज ना इलेक्ट्रिक करंट में नहीं हो सकती। मान लो कि मैं क्या करता, मैं बोलता कि मेरे पास यहां से एक 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है और इधर से भी मेरे पास क्या आ रहा है, 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है, दोनों वायर जुड़ रही है और एक तीसरी वायर जा रही है, तो तीसरी वायर में कितना करंट होगा? तुम कहोगी, तुम कहोगी नहीं, तुम सब कहोगे कि इसके अंदर हमारे पास 20 एम्पेयर का करंट आएगा। हाँ कि नहीं? इसके अंदर न्यूटन क्यों लिख रहा हूं, इसके अंदर जनरली क्या आएगा हमारे पास, 20 एम्पेयर का करंट आएगा। अगर मान लो कि मैं इन वायर्स की डायरेक्शन को क्या कर दूं, इन वायर्स की डायरेक्शन को चेंज कर, अभी यहाँ पे 10 एम्पेयर ऐसे कर दो, लो इधर से 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है और इधर से भी 10 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो जो नेट तीसरी वायर है उसके अंदर कितना करंट जाएगा, अभी भी 20 एम्पेयर जाएगा। क्या मैंने इन दोनों के बीच की डायरेक्शन चेंज नहीं कर दी? कर दी। दोनों करंट के बीच की डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन मतलब आ तो करंट वैसे ही रही है, लेकिन इन लोगों को हम लोगों ने क्या करा, इन लोगों की डायरेक्शन तो चेंज कर दी। पहले दोनों करंट ऐसे आ रहे थे, अब ऐसे आ रहे हैं। क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ा? तुम कहोगे पागल है क्या, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, पर डायरेक्शन चेंज करने से हमारे ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। अरे फोर्सेस पे पड़ जाता, फोर्सेस हल्के से भी घुमा देते ना तो भी इंपैक्ट पड़ जाता, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड हैव डायरेक्शन, स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होता। या फिर तुम लोग अगर बुक की भाषा में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। और वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन कहता ही है कि रिजल्टेंट जो होता है
वो किसके इक्वल होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे एंगल की वैल्यू चेंज करने से रिजल्टेंट के ऊपर फर्क पड़ जाता है, पर यहाँ पर फर्क, हाँ कि ना, डायरेक्शन के चेंज होने से रिजल्टेंट के ऊपर फर्क पड़ जाता है। यही तो मैं भी कह रहा था कि वेक्टर वो जिसकी डायरेक्शन चेंज करो तो रिजल्टेंट चेंज होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी वही कहता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी मर्जी डायरेक्शन चेंज कर दो, नेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई दिक्कत? दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर कौन सी क्वांटिटी है? लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ए आएगा, इंग्लिश थोड़ी पढ़ने आया, स्केलर है ए आएगा, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी टेंसर। टेंसर क्वांटिटी कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन फिक्स होती है, जिनकी डायरेक्शन फिक्स रहते हैं, ना वो बेचारी स्केलर बसती, ना वो बेचारी वेक्टर बसती। बट तुम्हारे बुक में लिख रखा है स्केलर, तुम लिख के आते हो स्केलर क्वांटिटी है। क्या लिख रखा है? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट डज नॉट बिहेव लाइक अ वेक्टर, इट मींस the direction of the current does not affect the total current when adding to the other current। मतलब जितना मर्जी हम लोग डायरेक्शन चेंज कर ले, उनके एडिशन में कभी भी फर्क नहीं आता। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कोई दिक्कत? स्टिल हैविंग अ डायरेक्शन, डायरेक्शन है, सब कुछ है, बट वो फिर भी वेक्टर क्यों नहीं है? वो फिर भी वेक्टर इसी वजह से नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होती। ओ बड़ी सारी बातें पढ़ ली, बड़ी सारी बातें पढ़ ली। एक छोटी सी बात ये जानो कि कभी कभार तुम्हारे को इलेक्ट्रिक करंट मिली एम्पियर में दे देते हैं, 5 मिली एम्पियर दे दिया, 5 माइक्रो एम्पियर दे दिया, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दियो, और माइक्रो एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत? माइक्रो का मतलब ही होता है 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई, मिली का मतलब ही होता है 10 की पावर -3। अगर तुम्हारे को 5 किलो एम्पियर दे दिया, किलो का मतलब ही होता है 5 इंटू 10 की पावर 3। अगर तुम लोगों को ये आता है तो तुम लोग कोई से भी न्यूमेरिकल बहुत इजीली करोगे। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हाँ कि इलेक्ट्रिक करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे उसके अंदर, फिर ड्रिफ्ट लॉस, मैं न्यूमेरिकल की सारी अलग से बनाऊंगा, कंसेप्ट तुम्हारे को एकदम मस्त। उसके अलावा तुम्हारे को चाहिए ही नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक छोटी सी चीज और जाननी है, और वो छोटी सी चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट के अंदर जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट। और एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या है? एमीटर को हम लोग हमेशा सर्किट के बीच में ही कनेक्ट कर देते। क्यों सर्किट के बीच में कनेक्ट कर देते? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब क्या है? ये करंट को इतना रोकता नहीं है, मतलब करंट हमारा बहुत इजीली फ्लो हो सकता है। क्या कोई दिक्कत? इसी एमीटर हम लोग सर्किट के बीच में डाल देंगे, हमारे को करंट मेजर करके बता। क्या कोई दिक्कत? सर्किट के बीच में ही क्यों डाल देते हैं, सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस लो होता है। अगर बहुत छोटा करंट होता है, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर जैसे करंट होता है, तो उसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास गैल्वेनोमीटर। बहुत ढंग से तुम लोग गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे, बहुत ढंग से जिसे कहते हैं। क्या कोई दिक्कत कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, एमीटर कैसे काम करता है, ये सब की सब चीजें, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब की सब चीजें तुम लोग आगे जाकर के। क्या कोई दिक्कत? तुम्हारे को करंट के सारे पॉइंट समझना है, बड़े सारे पॉइंट पढ़े, करंट होता क्या है, करंट के फॉर्मुलास पढ़े, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, करंट बनता कैसे, करंट की फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 के इक्वल हो जाती है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाते हैं तो फोर्स लगता है, फोर्स लगने से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल पे। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमने पॉजिटिव से नेगेटिव मानी क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी बहुत पहले हो गई थी। कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भले ही दोनों होता है, लेकिन वो डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होता, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए एमीटर यूज करते हैं। एमीटर करंट को मेजर करता है, बहुत छोटे करंट मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जैसे करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6। इनफ तुम्हारे को भले ये वीडियो ज्यादा लगे, बड़ी लगे, लेकिन बहुत इनफ है, जितने पॉइंट्स है बहुत इनफ है। अब इसके आगे तुम्हें पता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो सॉलिड से भी फ्लो हो सकता है, वो लिक्विड से भी फ्लो हो सकता है, और वो गैसेस से भी फ्लो हो सकता है। बात अगर मैं करूं सॉलिड की, तो सॉलिड में सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। अभी मैंने तुम्हें बताया कंडक्टर्स जनरली मेटल्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? इनके ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ये मेटल है, इस मेटल की टेंडेंसी है कि अभी भी इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल दूंगा तो ये बहुत इजीली क्या होने लग जाएंगे, बहुत इजीली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? उसके बाद हमारे पास आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर जितने भी होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो जितना मर्जी पोटेंशियल दे दो, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लास्ट टू लास्ट हमारे पास आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स समटाइम्स बिहेव एज अ इंसुलेटर एंड समटाइम्स बिहेव एज अ कंडक्टर। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, हाँ कि ना। और फिर
सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारी मर्जी होती है, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तुम सेमीकंडक्टर के ऊपर भी एकदम अलग चैप्टर पढ़ते हो, हाँ कि ना? इस चैप्टर में भी तुम्हारे को सेमीकंडक्टर की जरूरत नहीं। 3 तरह के सॉलिड होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सेमीकंडक्टर कभी करते हैं और कभी नहीं करते। लिक्विड तुम्हें पता है, लिक्विड अगर डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करता है जब उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जब वो क्या हो, जब वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब मैंने उसके अंदर आयन, जैसे मान लो मैं NaCl डाल दूं अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो NaCl जाती है Na+ और Cl- में टूट जाएगा। लो, आ गए फ्री चार्जेस, आ गए आयंस, हाई ना, आयनिक सॉल्यूशंस हो गए, कैटायन और एनायन आ गए। अब जैसे ही फ्री चार्जेस आ जाते तो मैं पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो हो जाएगी। नॉर्मल जो पानी होता है जिसके अंदर कोई सा भी एसिड बेस सॉल्ट ऐड नहीं हो रखा, केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री, हाँ थोड़ी सी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो लिक्विड जिनके अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर आयंस होते हैं, जनरली जितने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। गैसेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? तुम कहोगे नहीं। अगर गैसेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती होती तो तुम अपने घर का स्विच ऑन करते और हवा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती, तुम्हारे को आके बिजली के झटके देती? नहीं कर सकती, हाँ कि ना? गैसेज जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बट एट हाई वोल्टेज, एट हाई वोल्टेज जो गैसेज होती है वो क्या हो जाती है, गैसेज हो जाती है पोलराइज। क्या हो जाती है? पोलराइज। जैसे तुमने देखा होगा जो रेलवे लाइंस होती है उनके अंदर करंट होता है, उनके अंदर पोटेंशियल होता है 24,000 वोल्ट का। इतना ज्यादा पोटेंशियल होने की वजह से करंट भी बहुत ज्यादा बनता है, जिस वजह से आसपास के गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, अब तुम्हें पता है जितने आसपास की गैस होगी उस तार के, उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, हाँ कि ना? और तुम्हें पता है इस वजह से क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ना पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइजेशन होने का मतलब क्या है, चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं गैस मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट वायर से फ्लो होगा तो जो आसपास के गैस मॉलिक्यूल है उनके अंदर क्या हो जाता है, चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है, जिस वजह से गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर बिकेम पोलराइज और वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या, अगर तुम किसी रेलवे लाइन को टच करो ना ऊपर से, तो तुम्हारे को उसको झटका आने के लिए ऐसे टच करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे उसके पास हाथ लेके जाओगे, इतना हाथ होगा, आसपास की एयर पोलराइज हो रखी है, वो तुम्हारे को अपने आप खींच लेगा, छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास की जो एयर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, वो पकड़ लेगी तुम लोगों को। क्या कोई दिक्कत? मतलब गैसेस जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बट एट अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकती है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं नेचर में, पोलराइज। क्या कोई दिक्कत? इजी था या नहीं था? इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे मस्त मस्त। चलो क्वेश्चन अगली वीडियो में करें, इस वीडियो में करें, एक क्वेश्चन तो लगाते हैं मस्त, हाँ कि ना? तुम्हारे को क्या बोल रखा है, तुम्हारे को क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है, t² + 2t - 4। चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है t² + 2t - 4। कह रहा है फ्लोइंग थ्रू अ वायर, देन फाइंड द करंट एट 2 सेकंड। अब मैंने तुम्हारे को बताया था, तुम्हारे को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि तुमसे इंस्टेंटेनियस करंट पूछा गया या तुमसे एवरेज करंट पूछा गया। तुम्हें बोला गया है एट 2 सेकंड। एट 2 सेकंड का मतलब क्या है, एट 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, इसके ऊपर करंट क्या होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। कैसे निकालेंगे, I = dq/dt। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, आई की वैल्यू आएगी t² का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, प्लस में 2t का डिफरेंशिएशन हो गया 2। आ गई हमारे पास आई की वैल्यू, एट 2 सेकंड में पूछा गया, t की वैल्यू 2 डाल दो, तो I = 2 × 2 4 प्लस में 2 आ गया हमारे पास 6 एम्पियर। मतलब हमारे पास एट टाइम = 2 सेकंड करंट कितना है, करंट है 6 एम्पियर। अब बहुत इजी है, चार्ज को डाला, चार्ज का डिफरेंशिएशन कर दिया, t² का 2 बाहर आ जाएगा, पावर कम हो जाएगी, 2t हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, dt/dt 1 हो गया, 4 का डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। आ गया 2t + 2, t की वैल्यू 2 डाल दी, 2 × 2 4 हो गया, 4 + 2 हमारे पास 6 एम्पियर एट 2 सेकंड। अगला तुम्हारे को बोल रहा है इन 2 सेकंड। क्या बोल रहा है, इन 2 सेकंड। अब इसको समझने की कोशिश करना, इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, इन 2 सेकंड का मतलब क्या है, वो पूछ रहा है एवरेज करंट। क्या पूछ रहा है, एवरेज करंट। एवरेज करंट किसके लिए, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक के लिए। क्या कोई दिक्कत? अब तुम कहोगे बिल्कुल सही है, हमारे को t1 की वैल्यू, हमारे को t1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है 0 सेकंड, और t2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारे को 2 सेकंड। एवरेज करंट का फॉर्मूला होता था हमारे पास चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम। तुम कहोगे भाई क्यों लगा रहे हो, क्योंकि चार्ज ही दे रखा है, हाँ कि ना? सही बात है कि नहीं? अब एट 0 सेकंड चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्या यहाँ पे टाइम की वैल्यू 0 डाल दूं, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास q1 की वैल्यू आ जाएगी 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0, मेरे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी -4 कूलम। क्या कोई दिक्कत? और एट टाइम = 2 सेकंड q2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वो मेरे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8 - 4 4। क्या कोई दिक्कत? बहुत इजी है, नहीं तुम इसमें
इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या करो, इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, -4 प्लस 4 कट गया, 4 कूलम बचा एट t = 2 सेकंड। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे आई एवरेज की वैल्यू निकालनी है। आई एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए Q2 - Q1 अपॉन में T2 - T1, Q2 की वैल्यू 4 -4 अपॉन में T2 की वैल्यू कितनी 2 2 - 0 4 - 4 माइनस प्लस 8 अपॉन में 2 कट करके आंसर आ गया 4 एम्पियर। I = 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर क्या है, एवरेज करंट है फ्रॉम टाइम = 0 सेकंड टू टाइम = average current is always measured for a interval of time and instantaneous current is always measured for a point of time at 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के पे पहुंचने के बाद करंट 6 एम्पियर है, पर 0 से 2 के बीच में एवरेज देखेंगे तो कितना है 4। क्या इंस्टेंटेनियस करंट किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा एवरेज से ज्यादा होगा? पॉसिबल चांसेस, हाँ जनरली यही रहता है। तुम खुद सोचो, अगर मैं एट 2 सेकंड पे देखूंगा तो 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, पर एवरेज के लिए फिर मुझे 1 सेकंड और 0 सेकंड सबका देखना पड़ेगा, तो इसलिए करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है। क्या कोई दिक्कत? अगर करंट इंक्रीजिंग है तो प्लीज क्लियर, बहुत इजी है पक्का। एक क्वेश्चन तुम और करोगे, तुम कहोगे है मास्टर छुट्टी कर दे हमारी, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ओके, ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा? ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा? यस बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे को क्वेश्चन क्या दे रखा है? तुम्हारे को क्वेश्चन दे रखा है, ढंग से रीड करना। क्वेश्चन कह रहा है इफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, अब तुम्हारे को आई की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 3t² प्लस में 2 × में t। अब तुम्हारे को आई दे रखा है, क्यों नहीं दे रखा? तुमसे बोला गया फाइंड करंट एट t = 2 सेकंड, दूसरे सेकंड के ऊपर करंट की वैल्यू फाइंड कर दो। एट 2 सेकंड का मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस करंट। आई की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे 2 डाल दूंगा, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 प्लस 4, आंसर मेरे पास आ गया 16 एम्पियर। 16 एम्पियर इज अ इंस्टेंटेनियस करंट एट t = 2 सेकंड। अगर मुझे एवरेज करंट निकालना है, एवरेज करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद करो। अब हमारे को इंटीग्रेशन आई ले रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आई dt अपॉन में इंटीग्रेशन dt। कितना पूछा गया? करंट इन 2 सेकंड। 2 सेकंड मतलब dt की वैल्यू जा रही है 0 सेकंड से निकल के 2 सेकंड तक, 0 सेकंड से निकल के 2 सेकंड तक। क्या कोई दिक्कत? अब मेरे बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आई एवरेज इज इक्वल टू, ये तो 2 - 0 2 ही हो गया सीधा सीधा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 तक, आई की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 3t² प्लस में 2t इंटू में dt अपॉन में 2 2 - 0 2 ही हो गया। क्या कोई दिक्कत? dt का इंटीग्रेशन 2 t हो गया, t में 2 - 0 डाला 2 आ गया। क्या कोई दिक्कत? अब मेरे पास क्या आ गया, अब ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या लग जाएगा, वो इसको भी लग जाएगा और वो इसको भी लग जाएगा। मेरे पास आ जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 तक 3t² dt प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 2 तक 2t dt, एडजस्ट कर लेना अपॉन में 2। यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा 3t² का, तो 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा। t² का इंटीग्रेशन होता है, हमारे पास लगेगा पावर रूल। पावर रूल कहता है xn+1 अपॉन में n+1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, t² का डिफरेंशिएशन मेरे पास हो गया t³/3, और लिमिट कहां से कहां तक जा रही है मेरी, 0 से 2 तक। फिर उसके बाद प्लस में 2t का जो इंटीग्रेशन होगा 2 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन मेरे पास हो जाएगा t²/2, लिमिट जा रही है मेरी 0 से 2 तक अपॉन में 2। 3 से 3 मार दिया, 2 से 2 मार दिया, t³ 2 का क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब मेरे पास हो जाएगा 8 - 0 प्लस में 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 4 अपॉन में 2, कट कर आंसर आएगा 12/2, आंसर मेरे पास आ जाएगा 6 एम्पियर। आई एवरेज जो मेरे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 6 एम्पियर फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। कैसे मुश्किल था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा करवा के कहीं से मुश्किल था, ये सब करूंगा। 2 क्वेश्चन देखे हम लोगों ने मस्त मस्त। अभी क्वेश्चन की इसकी सेपरेट वीडियो डालूंगा, एक क्वेश्चन ढंग से रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी चालू करेंगे हम लोग। बहुत आज के लिए डन, इस लेक्चर के लिए बहुत है। देखो अब तुम लोगों को अगर से पीडीएफ नोट चाहिए, अगर तुम्हारे को उसके पीडीएफ नोट चाहिए, जितने भी लेक्चर्स हम लोग करते हैं, जितनी भी पढ़ाई हम लोग करते हैं, उनके सारे पीडीएफ नोट चाहिए, तो तुम लोग कहाँ जा सकते हो, तुम लोग जा सकते हो हमारी वेबसाइट skillshala.in के ऊपर। वहां पर क्लास 12th फिजिक्स के सेक्शन में जाकर के तुम्हारे को केमिस्ट्री, तुम्हारे को फिजिक्स, इन सबके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सेम वीडियो लेक्चर्स विदाउट एनी ऐड मिल जाते हैं। अगर तुम जाकर के देखना चाहते हो तो तुम्हारे को बहुत प्रेफरेबल लगेगा, तुम्हारी कंप्लीट स्टडीज के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। और सिर्फ साइंस के लिए नहीं, तुम कॉमर्स के लिए, छोटी क्लासेस 9th और 10th के लिए भी जा सकते हो, और मतलब अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको प्रेफर कर सकते हो। तो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और आग लगाते रहो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। हाँ कि ना, आज ये वीडियो हम लोग बस नहीं रोकते।